तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जो है वो बात की थी कि कैसे हमें पता लगा था कि बायोमॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। आज हम जो है वो अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बायोमॉलिक्यूल्स और बायोकेमिस्ट्री आज हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि भाई हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लास्ट क्लास में हमने यही देखा था कि हमारे जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा माइक्रोमॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है हमारा मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब हम बात करें कि भाई माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो हमने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जिनका वेट 18 से 800 डाल्टन के बीच में होता है उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। जो हमारे वाटर सॉल्यूबल होते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। नीचे फिल्ट्रेट में आए थे ये। तो अगर हम बात करें माइक्रो मॉलिक्यूल्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में इंक्लूड होते हैं आपके अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, शुगर रेसिड्यूज, नाइट्रोजनस बेसिस। यहाँ पे आप नाइट्रोजनस बेसिस लिख लीजिए। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब दूसरी बात करें हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स की कि मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो बेटा मैक्रोमॉलिक्यूल्स कुछ नहीं है, वो हमारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स के ही पॉलीमर है। बेसिकली जो माइक्रोमॉलिक्यूल है उसी के पॉलीमर्स को हम क्या बोल देते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, किससे मिलके बना है, अमीनो एसिड से मिलके बना है। काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, आपका प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन क्या है, आपका एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। देन मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये सारे के सारे भी क्या हैं, शुगर रेसिड्यूज़ हैं, पॉलीमर्स ऑफ शुगर रेसिड्यूज़ हैं। जैसे कि अगर दो शुगर मिलके एक मॉलिक्यूल बना रही हैं, जब दो शुगर मिलके बनाती हैं तो उसे हम डाइसेक्राइड कहते हैं। तीन मिलके बनाती हैं तो, दो से ज़्यादा मिलके बनाती हैं तो ऑलिगोसेक्राइड कहते हैं। ठीक है, 10 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम पॉलीसेक्राइड कहते हैं। और ये सारे के सारे क्या है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या है, हमारा पॉलीमर ऑफ शुगर रेसिड्यूज है। काफ़ी सारे शुगर्स एक साथ मिलके क्या बना रही है, हमारा कार्बोहाइड्रेट बना रही हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ जो मोनोसेक्राइड है वो हमारी किस में आता है, माइक्रोमॉलिक्यूल में। बाकी एक से ज़्यादा अगर शुगर एक साथ मिल रही है और एक मॉलिक्यूल बना रही है तो उन सबको हम क्या बोल देते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल बोल देते हैं। देन बात करें हम नाइट्रोजनस बेसिस की। नाइट्रोजनस बेसिस में हमारे दो टाइप के होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स। जब तक ये खाली नाइट्रोजनस बेस हैं तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल कहलाएंगे। लेकिन जब ये हमारे शुगर के साथ जुड़ जाएंगे, यानी कि नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, अगर नाइट्रोजनस बेस और शुगर एक साथ जुड़ रहे हैं और इसके अंदर फॉस्फेट भी लग रहा है तो ये हमारे क्या बना देते हैं, न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं, डीएनए और आरएनए, जो कि हमारे क्या हैं, आगे मैक्रोमॉलिक्यूल है। ठीक है, तो मैक्रोमॉलिक्यूल बेसिकली क्या है बेटा, ये पॉलीमर्स होते हैं आपके माइक्रोमॉलिक्यूल्स के। दो माइक्रोमॉलिक्यूल मिलके अगर कुछ बना रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका मैक्रोमॉलिक्यूल हो जाएगा। या एक ही तरीके के माइक्रोमॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ी यूनिट बना रहे हैं तो उसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल बोल देंगे। जिसका वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा या 10,000 डाल्टन से ज़्यादा है उसको हम क्या बोल देंगे, मैक्रोमॉलिक्यूल बोल देंगे। अब क्वेश्चन जो उठता है वो उठता है आपका बेटा लिपिड्स पे, कि लिपिड्स क्या है, व्हाट इज़ लिपिड्स, ये मैक्रोमॉलिक्यूल है या माइक्रोमॉलिक्यूल है। अगर हम बात करें इसके वेट की, कि जो वेट होता है लिपिड का वो होता है आपका 800 डाल्टन। भाई अगर हम लिपिड की बात करें तो ये ना तो हमारा, ये है तो एक तरीके का माइक्रोमॉलिक्यूल, बट ये पाया किस में जाता है, मैक्रोमॉलिक्यूल में। जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो ये लिपिड जो है वो किसके अंदर आता है, आपका रिटेंटेट के अंदर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन उठता है कि ये माइक्रोमॉलिक्यूल है या मैक्रोमॉलिक्यूल है। अगर आप एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखोगे तो ये कहाँ मिल रहा है आपको, रिटेंटेड में, आप बोलोगे मैक्रोमॉलिक्यूल है, बट नहीं, ये आपका मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं है। क्योंकि अगर हम इसका वेट देखें तो वेट क्या है इसका बेटा, 800 डाल्टन, जो कि किसका होता है, माइक्रोमॉलिक्यूल का। तो फिर ये आपको मैक्रोमॉलिक्यूल में क्यों मिल रहा है, ये आपको ये रिटेंटेट में क्यों मिल रहा है, तो बेटा ये आपको रिटेंटेट में इसलिए मिलता है क्योंकि ये क्या होता है, हमारा वाटर इनसॉल्युबल होता है। और मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी आपके मैक्रोमॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि जो माइक्रोमॉलिक्यूल होते हैं वो सारे के सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। लेकिन इसमें क्या है, दोनों फीचर्स हैं, ये वाटर इनसॉल्युबल भी है और दूसरा ये आपका 800 डाल्टन इसका वेट होता है। तो इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी होती है और इस पर क्वेश्चन बनता है। ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल नहीं बोल सकते हो, ये एक तरीके का माइक्रोमॉलिक्यूल ही है, बट ये क्या है आपका वाटर इनसॉल्युबल है।
बाकी लिपिड्स के बारे में आगे डिटेल में जो हम वो आगे बात करेंगे कि लिपिड्स के टाइप कैसे होते हैं, लिपिड बनता कैसे है, कहाँ पे पाया जाता है, इनके बारे में जो है वो आगे बात। अभी हम जो प्रॉपर जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपका अमीनो एसिड्स है, सिंपल शुगर्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुगर्स के बारे में कि हमारे जो सिंपल शुगर्स होते हैं, यानी कि जो हमारा मोनोसेक्राइड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, पहले हम उनके बारे में। तो अब मैं बात करूं शुगर्स की या सिंपल शुगर्स, इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। तो इनको कार्बोहाइड्रेट्स क्यों बोल रहे हैं पहले तो बेटा शुगर्स को, क्योंकि आप देखो क्या प्रेजेंट है इसमें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब भी क्या होता है, कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे भी क्या है शुगर्स के अंदर कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल ही तो प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। अब आप कहोगे मैम कार्बोहाइड्रेट्स तो मैक्रो मॉलिक्यूल था, तो बेटा मैंने बताया अभी कि डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड या फिर पॉलीसेक्राइड्स, ये सब तो आपके किसके अंदर आएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। लेकिन मोनोसेक्राइड किसके अंदर आएगा बेटा, आपका माइक्रो मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि वो एक सिंगल शुगर है, ठीक है, कोई पॉलीमर नहीं है। जैसे ही पॉलीमर हो जाएंगे वो आपके किसके अंदर आ जाते हैं बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो अगर मैं बात करूँ मोनोसेक्राइड्स की, यानी कि एक सिंगल शुगर की, जैसे कि हमारा ग्लूकोज है, राइबोज है, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, हमारे शुगर्स के एग्जाम्पल। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगी कि ये शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, तो जब भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो किस फॉर्म में मिल रहा है, 1:2:1 की फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है। वहीं आपको कार्बन का अमाउंट ज़्यादा मिल रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, तो उन्हें हम फैट बोलते हैं, उसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि आपको CHO रेशो क्या मिले बेटा, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा मिले, कार्बन और ऑक्सीजन इक्वल अमाउंट में मिले, तो उनको हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। तो चलिए हम मोनोसेक्राइड्स को देखते हैं कि मोनोसेक्राइड्स जो हमारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे दो ग्लूकोज दिख रहे हैं, दो फॉर्म दिख रहे हैं ग्लूकोज की, एक डी ग्लूकोज और एक एल ग्लूकोज, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, आपके मोनोसेक्राइड हैं भाई, एक सिंगल शुगर है, एक कंप्लीट एक सिंगल शुगर है। अब आप ये मत कहना कि मैम इसमें कार्बन तो इतने ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा पॉलीमर है, नहीं। जब ये पूरा एक सिंगल शुगर है तो इसको हम मोनोसेक्राइड ही बोलेंगे। जब इसके साथ एक और ग्लूकोज आके जुड़ जाएगा, दो ग्लूकोज एक साथ जुड़ेंगे, आपस में ब्रांचिंग करेंगे या आपस में बॉन्ड बनाएंगे, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, डाइसेक्राइड बोलेंगे या मैक्रो मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन एक सिंगल शुगर को, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है वो मैटर नहीं करता है, बट वो एक सिंगल शुगर है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसेक्राइड बोलेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है डी और यहाँ पे लिखा है आपका एल। तो क्या है ये डी और एल, ग्लूकोज तो हमें समझ आ गया भाई, C6H12O6 के लिए इन्होंने ग्लूकोज लिखा है, बट ये ग्लूकोज के आगे डी और एल क्या लिखा है मैम, ये नहीं समझ आया। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई डी लिखना है या एल लिखना है, या ये होता क्या है डी और एल, समझाओ तो सही भाई। तो भाई एक सिंपल सी बात है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल आइसोमर, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं कि भाई क्या होता है डी और एल। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। अगर मैं ओ लिखूँ और इसको मिरर के आगे से खड़ा कर दूँ और इसकी मिरर इमेज देखूँ तो क्या आएगी, एग्जैक्टली ओ आएगी। यही मैं यहाँ पे ए लिख दूँ तो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी, ठीक है। यहीं मैं एल लिख दूँ तो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी। यहीं मैं एफ लिख दूँ तो इसकी मिरर इमेज क्या आएगी, इस तरीके से आएगी। क्या हुआ भाई, ये उल्टा हुआ, यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिखाई दिया मिरर इमेज में, यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखाई दिया नहीं, बट जैसे ही हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाई दिया, यहाँ पे भी डिफरेंस दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया कि एल का उल्टा दिखाई दिया हमें, एफ का एफ उल्टा दिखाई दे रहा है। अगर मैं बात करूँ इसमें आपको कोई चेंजेस क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या है, चारों तरफ से एक जैसा है। भाई इसमें कुछ चेंज हुआ भी होगा, मिरर इमेज बनी भी होगी, लेकिन ये कैसा कार्बन है, ये पूरा का पूरा एक जैसा है। बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल, कि ये चारों तरफ से एक जैसे हैं। लेकिन कैसे हैं हमारे, एसिमेट्रिकल, यानी कि इनकी चारों साइड जो हैं वो एक जैसी नहीं बनी हुई, जबकि और ए की बात की जाए तो इनकी चारों साइड से ये एक जैसा ही है। तो ऐसे ही आपका केमिस्ट्री में होता है भाई, अगर कोई कार्बन है उसके चारों तरफ H ही लगा हुआ है तो आप इसको मिरर के आगे भी रख देंगे तो आपको सेम ही इमेज दिखाई देगी। वहीं
दूसरा कार्बन है, एक तरफ उसमें लगा हुआ H, दूसरी तरफ उसमें लगा हुआ CH3, एक तरफ H, एक तरफ H। अब क्या इसके चारों हैंड एक जैसे हैं? नहीं, इसके चारों हैंड एक जैसे नहीं है। तो जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो एग्जैक्ट इसकी मिरर इमेज नहीं बन पाएगी। तो ऐसे एसिमेट्रिकल कार्बन क्या कराते हैं, आपकी मिरर इमेज नहीं बनने देते हैं। और जब मिरर इमेज नहीं बनती है तो उसकी वजह से लाइट क्या होती है भाई, आप मिरर इमेज क्यों देख पा रहे हो? लाइट की वजह से। तो अब क्या होगा, जब आपकी ये मिरर इमेज नहीं बन पा रही है तो लाइट जो होगी वो या तो आपकी राइट में डिफ्लेक्ट करेगी, राइट की तरफ घुमा देगी मॉलिक्यूल को, या फिर वो लेफ्ट की तरफ घुमा देगी। ठीक है, तो जब आपकी लाइट राइट की तरफ घूमती है तो उसको हम लिखते हैं, उसको हम किससे डिनोट करते हैं? डी से, जिसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। वहीं अगर आपके मॉलिक्यूल ने एल लेफ्ट की तरफ घुमा दी तो हम उसको किससे डिनोट करेंगे? एल से, और उसको हम क्या बोलते हैं? लीवो रोटेटरी। तो जो आपके एसिमेट्रिकल कार्बन होते हैं वो आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि वो मिरर इमेज नहीं बनने देते हैं, उल्टा बना देते हैं उसको। तो वो जब उल्टा बना रहे हैं तो या तो उन्होंने लाइट को राइट में डिफ्लेक्ट करा हुआ या फिर लेफ्ट में। अगर राइट में डिफ्लेक्ट करा है तो हम उसको डी से डिनोट करते हैं, अगर लेफ्ट में डिनोट करा है तो हम उसको एल से डिनोट करते हैं। तो एल से लेफ्ट, एल से लीवो रोटेटरी। ठीक है, तो अगर लेफ्ट की साइड है तो एल, अब राइट की साइड है तो डी। अब आप कहोगे मैम रोटेट क्या कर रहा है, ये तो बताओ। तो आइए देखते हैं क्या रोटेट कर रहा है। यहाँ पे देखो, दोनों ही क्या है हमारे ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। बट आप देखो कि OH ग्रुप जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस तरफ लगा हुआ है, ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस तरफ लगे हुए हैं? राइट, राइट, राइट। ठीक है, फिर इसमें देखें तो इसमें क्या है आपका लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट। तो ज़्यादा कार्बन किस तरफ है? लेफ्ट की साइड, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया? एल। और जिसमें ज़्यादा कार्बन राइट की साइड है उसमें हमने क्या लिख दिया? डी। अब क्या ये तरीका सही है? इस तरीके से कई बार आपका आंसर गलत भी आ सकता है। तो अब कैसे है? दूसरा तरीका है आइडेंटिफाई करने का। तो बेटा दूसरा तरीका है आइडेंटिफाई करने का, पेन अल्टीमेट कार्बन। अब पेन अल्टीमेट कार्बन क्या होता है? थोड़ा सा मैं इसको खोल देती हूँ। पेन अल्टीमेट कार्बन बेसिकली वो कार्बन होता है जो कि आपका लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन है। लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन देखते हैं इसमें। अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, इसमें क्या है? CHHOH। ये आपका एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं है, लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन होगा आपका ये। अब आप कहोगे मैम ये क्यों नहीं है? तो बेटा एसिमेट्रिकल कार्बन इनके केस में क्या देखा जाता है? जिसके चारों हाथ अलग अलग हो। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, तो आपका लास्ट एसिमेट्रिकल कार्बन कौन सा है? ये 5th वाला कार्बन। इसके क्या है? चारों के चारों हाथ जो आपके अलग अलग है। देखो कार्बन पे एक तरफ लगा हुआ है OH, दूसरी तरफ लगा हुआ है H, एक तरफ है CH2OH, और चौथी तरफ क्या है? चौथी तरफ भी आपका CHOH और ऊपर कार्बन है। ठीक है ना, इस तरीके से है। तो देखो इसका इस वाले हैंड पे OH है, इस वाले पे H है, इस पे CH2 है और इस पे एक कार्बन अटैच। तो यानी कि इसके चारों के चारों हाथ क्या हैं? अलग हैं। जबकि इस कार्बन की बात की जाए तो इसके चारों के चारों हाथ अलग नहीं है। इसके यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो इसलिए आपको क्या ढूंढना है? लास्ट पेन अल्टीमेट कार्बन ढूंढना है। और आपने जब लास्ट पेन अल्टीमेट कार्बन ढूंढा, उस पे OH जिस साइड है, अगर उस पर राइट साइड है तो आप डी लिखोगे, अगर उस पर लेफ्ट साइड है तो आप एल लिखोगे। ठीक है, तो ये तरीका होता है आइडेंटिफाई करने की डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब ये तो क्या था? एक ही ग्लूकोज के डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज। अब कुछ हमारे स्ट्रक्चर है, जैसे ग्लूकोज और मैं फ्रक्टोज की बात करूँ, ग्लूकोज और मैं फ्रक्टोज की बात करूँ तो दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। इसका भी क्या है? C6H12O6। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस। देखिए ये है आपका फ्रक्टोज और इस तरफ है आपका ग्लूकोज। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है दोनों में। भाई अगर आप देखें तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? इसमें लगा हुआ है हमारा कीटोन। वहीं अगर मैं ग्लूकोज की बात करूँ तो इसमें लगा हुआ है हमारा एल्डिहाइड। दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग है,
इसलिए दोनों का नाम अलग अलग है। भाई अगर आप फॉर्मूला देखो तो दोनों का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, लेकिन दोनों के अंदर क्या है, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, इसीलिए दोनों को अलग अलग रखा गया। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप कि किस में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हमने शुगर्स को जो है वो दो क्लासेस में डिवाइड किया। एक होती है हमारी एल्डोस शुगर, जिसके अंदर हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। दूसरी होती है हमारी कीटोन शुगर, जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट है, कीटोन। ठीक है, दूसरी होती है हमारी कीटोन शुगर, एक होती है हमारी एल्डोस शुगर। तो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप हमने शुगर्स को दो क्लासेस में डिवाइड किया, एल्डोस और कीटोन। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आपको उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, तो स्ट्रक्चर में देखो, जो हमारा कीटोन होगा ना वो हमेशा आपको इंटरनली दिखाई देगा, कभी भी वो पेरिफ्रीज पे आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि कीटोन को चाहिए होते हैं दो कार्बन, कीटोन को चाहिए दो कार्बन, वो कभी भी एंड पे आपको नहीं दिखेगा। जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो एक तरीके का इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है, वो पेरिफेरल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। पेरिफेरल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो आपका एंड्स पे भी लग सकता है, लेकिन कीटोन क्या है, वो कहीं बीच में ही लगेगा, वो कभी भी आपको एंड पे लगा हुआ नहीं देखा। तो इस पॉइंट को नोट रखना कि कीटोन क्या है, आपका एक इंटरनल फंक्शनल ग्रुप है, जो हमेशा आपको बीच में ही कहीं दिखाई देगा, पेरिफेरी पे नहीं दिखाई देगा। ऑन द बेसिस ऑफ एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो कौन कौन सी शुगर हमारी, ग्लिसरीएल्डिहाइड, राइबोस, ग्लूकोज और गलेक्टोज। ठीक है, अब आप ग्लूकोज और गलेक्टोज में भी देखिए, इनमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इनमें बस एक ही कार्बन पे किसका डिफरेंस है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का डिफरेंस है, डैट इज दिस। जो आपका फोर्थ कार्बन है उस पे जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो वेरी कर रहा है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर जो है इनका सेम है। सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन इधर से उधर होने की वजह से देखिए कंप्लीट नया मॉलिक्यूल बन गया। ठीक है, देन हम बात करें कीटोन शुगर की। कीटोन शुगर अगर प्रेजेंट है तो क्या क्या है, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, राइबोलोज है, फ्रक्टोज है। ठीक है, ये क्या है आपके, अगर कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये नेमिंग है आपकी। अच्छा, थैंक यू सो मच।